कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले हम आप लोगों को कार्बन के बारे में बताते हैं कि कार्बन क्या चीज है। कार्बन अर्थ पे कितना पाया जाता है? कितना पाया जाता है? 0.02 क्या परसेंटेज किसका परसेंटेज? कार्बन का पूरे अर्थ के आसपास किसके परिप्रेक्ष्य में, किसकी तुलना में? क्रस्ट की तुलना में, पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर की तुलना में, अर्थ के एटमॉस्फेयर की तुलना में, गैसेस की तुलना में, अर्थ में पाए जाने वाले केमिकल्स की तुलना में, जो सारे केमिकल्स पाए जाते हैं उनकी तुलना में ये जो है 0.02% ही पाया जाता है। सारे एलिमेंट्स मिल करके जितना है उनमें से इसकी भागीदारी जो है वो केवल 0.02%। इससे ज़्यादा इसकी भागीदारी नहीं है। और जबकि आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की भागीदारी कितनी है? 0.03% है। कार्बन डाइऑक्साइड की भागीदारी 0.03%। अच्छा देखिए, सभी लिविंग बींग्स में कार्बन जरूर होता है, निश्चित रूप से होता है। हमारे स्किन में है, हमारे हेयर्स में है, हमारे ब्लड्स में है, ठीक है। कहीं कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में है, कहीं फैट के फॉर्म में है, ठीक है, कहीं एसिड के फॉर्म में है। समझ रहे हैं? आपको लेमन में है, ट्रीज में है, यानी हर जगह आपको कार्बन कंपाउंड्स मिलेगा ही मिलेगा, हर फॉर्म में। जैसे आप जो शुगर खाते हैं, चीनी खाते हैं, उसमें भी कार्बन कंपाउंड है। साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, आप तेल खाते हैं, घी खाते हैं, सभी के सभी में आपका कार्बन का कंपाउंड्स मिलता है। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है। कार्बन का इंपॉर्टेंस हम आपको बताते हैं कि हम लोग जितनी भी चीजें यूज करते हैं, जितनी भी चीजें यूज करते हैं उनमें मैक्सिमम यानी अधिक से अधिक कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। जैसे खाने पीने की चीजें, खाने पीने की चीजों में से हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स, ये सभी ये सभी कार्बन कंपाउंड्स हैं। समझ रहे हैं? इसके बाद इसके अतिरिक्त भी जैसे कि कपड़ा है, प्लास्टिक है, पेपर है, आपका पॉलीथीन है, हर तरह की जितनी भी चीजें यूज करते हैं उनमें से, अब जैसे नमक को छोड़ दीजिए, ठीक है, तो इन सब चीजों को यदि हम छोड़ दें तो भले ही इसमें कार्बन कंपाउंड ना हो, लेकिन बाकी सारी चीजें जो है सो कार्बन कंपाउंड से ही होते हैं। अब कार्बन कंपाउंड्स के बारे में एक थ्योरी दिया गया बर्जीलियस के द्वारा, ठीक है। बर्जीलियस के द्वारा थ्योरी दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी, जीवन शक्ति का सिद्धांत। वाइटल फोर्स थ्योरी समझ रहे हैं? जीवन शक्ति का सिद्धांत। बर्जीलियस ने यह कहा कि कार्बन कंपाउंड्स केवल सजीवों में ही पाया जा सकता है, केवल लिविंग बींग्स में ही पाया जा सकता है। लेकिन बाद में वोहलर ने एक्सपेरिमेंट के जरिए लेबोरेटरी में यूरिया का फॉर्मेशन करके उन्होंने ये दिखाया कि कार्बन कंपाउंड केवल सजीवों में ही नहीं हो सकता है, इसे लैब में भी ऑब्टेन किया जा सकता है। बर्जीलियस ने कहा था कि इसे लैब में ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, लेकिन वोहलर ने ये साबित कर दिया कि इसे ऑब्टेन किया जा सकता है आपका लैब में भी। जैसे देखिए
अमोनियम साइनाइड। अमोनियम साइनाइड से उन्होंने यूरिया ऑब्टेन। आप बताइए यूरिया का फॉर्मूला। बता चुके हैं। अब याद कीजिए, एन इधर और एन इधर। दोनों में से इसके बाद हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो है। ये आपका अमोनियम यूरिया। ठीक ना। इस तरह से बोलर में आपका ये क्या है, अमोनियम साइनाइड। ठीक है ना। अमोनियम साइनाइड से उन्होंने यूरिया को ऑब्टेन करके ये दिखाया कि इसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं लैब में। ठीक है। उसके बाद कोबले ने भी एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन किया आपका लेबोरेटरी में। बर्थेलो ने मेथेन ऑब्टेन किया लेबोरेटरी में। इस तरह से आपका बर्जीलियस का ये सिद्धांत वाइटल फोर्स थ्योरी जो है सो गलत साबित। वाइटल फोर्स थ्योरी के आधार पर यह कहा जाता था कि केवल और केवल सजीवों में ही ये पाया जा सकता है कार्बन कंपाउंड। लेकिन इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि केवल सजीवों में ही नहीं पाया जा सकता है, इसे ऑब्टेन भी किया जा सकता है लेबोरेटरी। ठीक है। अब एक और साइंटिस्ट थे लेवाइस। उन्होंने बताया कि कार्बन कंपाउंड जो है सो दरअसल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, सल्फर और कुछ मेटल का प्रोडक्ट। ठीक है। और कार्बन कंपाउंड को मेनली हाइड्रोकार्बन, कार्बन कंपाउंड को मेनली हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है। लेकिन उसमें ऑक्सीजन भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है और कुछ मेटल्स भी हो सकते हैं। ठीक है। अब देखिए कार्बन कंपाउंड्स आप सुने होंगे या फिर हम आपको बता देते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसे अनकाउंटेबल भी कहा जाता है, जिसे काउंट नहीं किया जा सकता है, इतनी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका कारण क्या है कि इतनी अधिक मात्रा में कार्बन कंपाउंड्स पाए जाते हैं, इतने अधिक फॉर्म में कार्बन कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इसका रीजन क्या है? ठीक है। इसका कोई न कोई तो रीजन होगा कि भाई कार्बन का कंपाउंड आखिर इतना सारा क्यों होता है। तो इसका सबसे पहला रीजन तो ये है कि कार्बन की वैलेंसी। आप जानते हैं कि कार्बन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जिसकी वैलेंसी 4। और ये कोवैलेंट कंपाउंड इजीली बना सकता है। ये 4 अन्य एटम के साथ भी कोवैलेंट कंपाउंड बना सकता है, 2 के साथ भी बना सकता है, 3 के साथ भी बना सकता है। और सबसे बड़ी चीज है जैसे कोवैलेंट कंपाउंड 3 तरह का होता है। आप जानते हैं, आप लोगों को बताते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं। पहला सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड,
दूसरा डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा ट्रिपल कोवैलेंट। अब कार्बन एक ऐसा एटम है, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है कि ये तीनों ही बॉन्ड बनाने में सक्षम है, खुद अपने ही एटम के साथ। ठीक है, खुद अपने ही एटम के साथ, कार्बन एटम के साथ ही ये तीनों टाइप का ही वैलेंसी, तीनों टाइप का ही बॉन्ड बनाने में सक्षम है। ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक ना। अब जैसे आप लोगों को हम एग्जांपल देते हैं सिंगल कोवैलेंट, डबल कोवैलेंट और ट्रिपल कोवैलेंट। बाद में फिर हम आप लोगों को बताएंगे कि कार्बन कैसे ये सिंगल, डबल और ट्रिपल बनाता है। ठीक है, तो अब जैसे देखिए वाटर, देखिए यहां ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये आपस में देखिए कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट। तो इस तरह से ये देखिए, ये आपका ये ऑक्टेट कोवैलेंट, इस तरह से ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया। जैसे क्लोरीन का मॉलिक्यूल, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये ऐसे और ये ऐसे, इस प्रकार से यहां पर क्लोरीन जो है सो आपस में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ गया और Cl2 बना लिया। ठीक है, अब देखिए डबल कोवैलेंट। अब यहां पहले हम कार्बन का भी एग्जाम्पल देते चले तो ज्यादा बेहतर होगा। अब कार्बन का एग्जाम्पल देखिए, मेथेन। मेथेन होता है CH4, एथेन C2H6। ठीक है, मेथेन के लिए हम देखें तो यहां पर ये देखिए आप, हाइड्रोजन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के साथ कार्बन से जुड़ा हुआ है और कार्बन भी हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, और इस तरह से बॉन्डिंग हो जाएगी आपका। यहां तक उसी तरह से एथेन भी। यहां देखिए, अब यहां पर ये देखिए कि कार्बन स्वयं अपने साथ 2 कार्बन यहां सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा, 2 कार्बन यहां सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। चार बॉन्ड हो गया। हाइड्रोजन का सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, अब इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से,
अब यहां देखिए, अब कार्बन को देखिए, कार्बन जो है सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका ऑक्टेट इस तरह से पूरा कंप्लीट हो रहा है, और इसका ऑक्टेट, इस कार्बन आइटम का ऑक्टेट इस तरह से कंप्लीट हो रहा है। तब ये कार्बन भी आपस में सिंगल बॉन्ड के साथ और हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड के साथ। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसकी 4 वैलेंसी है। इसका मतलब है कि ये सिंगल वैलेंसी वाले किसी भी एलिमेंट्स के 4 एटम के साथ कंबाइन हो सकता है, 4 एटम के साथ कंबाइन हो सकता है। यहां पर आप ये देखिए कि कार्बन क्लोरीन के साथ, एक क्लोरीन यहां जुड़ा, एक कंपाउंड ये बना लिया मेथाइल क्लोराइड। ठीक है, फिर आगे चल करके ये 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन के साथ भी कंबाइन हो सकता है। तो यहां मेथाइल डाइक्लोराइड, आ रही बात समझ में? यानी एक ही कार्बन एटम एक ही तरह के एलिमेंट के साथ, हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ ही अलग अलग टाइप से बॉन्ड बना करके अलग अलग कंपाउंड बना सकते। अब यहां देखिए, ये क्या हो गया? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये। नहीं सर, 3 क्लोरीन, 1 हाइड्रोजन और बीच में कार्बन। मेथाइल ट्राइक्लोराइड है ये। यहां पर ये मेथाइल ट्राइक्लोराइड बना लिया। अब देखिए, ये हाइड्रोजन भी हटा दिया जाए और सिर्फ क्लोरीन ही इसके साथ जोड़ दें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। समझ रहे हैं? तो आप देख रहे हैं कि एक सिंगल कार्बन एटम एक ही तरह के, यानी मात्र 2 तरह के एलिमेंट के साथ आपस में कंबाइन होकर के अलग अलग टाइप का कंपाउंड बना रहा है। यही कारण है कि इसके बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। अब देखिए, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट। अब जैसे ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है सो ऑक्सीजन का जो अणु होता है, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है वो डायटोमिक होता है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल डायटोमिक होता है, तो ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के साथ हुए। समझ रहे हैं? अब इस तरह से ऑक्सीजन
डबल बॉन्ड के साथ जुड़ करके O2 बनाता है। समझे ना? अब यहीं पर देखिए आप, तो कार्बन के बारे में हम दिखाते हैं। कार्बन में भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। दो कार्बन एटम भी आपस में डबल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए ये क्या हो गया? बॉन्ड बन गया। ऐसे तो नहीं होगा। सर 1 मिनट हो गया रह गया। है? 4 4 तो 6 2 8 आओ दूसरा 4 उसमें दो दूसरा छः, दो दूसरा आठ। दूसरा 4 है। इसमें कहाँ 4 2 2 4 2 6 4 इसमें कौन सर्कल किए? ये यहाँ से ठीक है, ये यहाँ से सर्कल होगा तो 4 4 8 4 4 8 और ये आपस में इस तरह से बॉन्डिंग करेगा। इसका मतलब कार्बन जो है सो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसमें हम आप लोगों को आइसोमर्स के बारे में भी दिखाएंगे। आइसोमर्स के कारण भी कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे नाइट्रोजन को देखिए, कहाँ हो? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़ते हैं और यहाँ पर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है। तब ये ठीक है। अब यही चीज देखिए कार्बन में भी, कार्बन में भी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4। इस तरह से, और यहाँ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ आपस में जुड़ जाता है। ये एसिटिलीन हुआ। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका बॉन्डिंग के कारण। अब देखिए आइसोमेरिज्म के कारण, आइसोमर्स के कारण भी इसके बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। आइसोमर्स क्या होता है? आइसोमर्स हम बता चुके हैं आप लोगों को। आइसोमर्स क्या होता है? पता नहीं।
आइसो का मतलब तो बराबर होता है। दो या दो से अधिक ऐसे कंपाउंड्स जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है स्ट्रक्चरल लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होता है। समझ रहे हैं ना? आइसोमेरिक क्या था? सर एक आइसोमर्स, हाँ, वो कैसे? यही तो आइसोमर्स तो बता रहे हैं। एक और था। आइसोमेरिज्म। Isomerism is a property to form isomers. Isomerism is the property of a compound to form isomers. अरे बात समझ में? आइसोमेरिज्म वो प्रॉपर्टी है किसी भी कंपाउंड का जो कि आइसोमर्स बना सकता है। अब जैसे देखिए कि आइसोमर्स आइसोमर्स के साथ साथ एक चीज और भी जाननी है कि कार्बन कंपाउंड में कई तरह के बॉन्डिंग की व्यवस्था होती है, यानी कई तरह के बॉन्डिंग बनाने की क्षमता होती है। ठीक है, ये स्ट्रेट चेन के फॉर्म में भी आपस में जुड़ सकता है, ब्रांच चेन के फॉर्म में भी आपस में जुड़ सकता है, क्लोज चेन के फॉर्म में भी आपस में जुड़ सकता है। ठीक है, और आइसोमर्स भी फॉर्म कर सकता है। इसी कारण से इसके बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। अब जैसे देख लीजिए आप स्ट्रेट चेन में तो आपका अलग अलग कंपाउंड नहीं बनेगा, लेकिन ब्रांच चेन में बन सकता है। अब जैसे देखिए मान लीजिए कि इस तरह से कार्बन एटम आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में ब्रांच में यहां पर एक कार्बन एटम जुड़ा हुआ है। ठीक है, यदि इसका हम नॉमिनिक्लेचर करेंगे तो अब देखिए 1 2 3 4 नॉमिनिक्लेचर करते समय नॉमिनिक्लेचर के बारे में हम आप लोगों को ठीक ढंग से यानी अलग से बताएंगे। अभी नॉमिनिक्लेचर नहीं बता रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जान लीजिए कि नॉमिनिक्लेचर हम तब करेंगे इस तरफ से करेंगे जिधर से कि इसका ब्रांच सबसे नजदीक पड़े। ठीक है, तो यहाँ इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ 2 नंबर पे क्या है? मेथाइल। मिथाइल है ना? कैसे? 2 कार्बन है तो ये आपका कार्बन एटम के साथ यदि हाइड्रोजन का मेथेन का जो आपका जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। ये मेथेन एल्केन होता है। ठीक है, सर एल्केन कहने का मतलब? एल्केन कहने का मतलब हुआ कि जितना भी एन से नाम समाप्त होता है, जितने का भी नाम एन से, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, जितने का भी नाम, ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। ठीक है, जिसमें कि कार्बन एटम की संख्या जितनी होगी उसके दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन एटम की संख्या। यदि कार्बन एटम 1 है तो हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा? 2 × 1 + 2 यानी C1H4 हो जाएगा। यदि कार्बन एटम 2 है तो हाइड्रोजन 2 × 2 + 2 यानी C2H4 + 2 6
कार्बन यदि 3 है तो H2 इंटू 3 प्लस 2, ठीक है, यानी C3 एंड H 3 गुणा 2 6 प्लस 2 8, ठीक है। लेकिन अब इसमें यदि एक हाइड्रोजन एटम घटा दें, ये सभी एल्केन है, यदि इसमें से एक हाइड्रोजन एटम घटा दें तो ये एल्काइल हो जाता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन एटम घटा दें तो ये एल्काइल हो जाता है। यहाँ यदि 3 कर दें, यहाँ 5 कर दें, यहाँ 7 कर दें तो ये एल्काइल, ये मिथेन था तो मिथाइल, एथेन था तो एथाइल हो गया, प्रोपेन था तो प्रोपाइल, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कार्बन एटम के साथ 3 ही हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन नहीं है, तो मिथाइल, तो 2 मिथाइल। अब ये क्या है, 2 3 4 5 6 से हेक्सा, तो हेक्सेन, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको हम उठा करके यहां से हम यहां, तो ये क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल, मिथाइल हेक्सेन, यानी बिल्कुल ही चेंज हो गया। इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में आपका देखिए, इसका जो आपका ये है केमिकल फॉर्मूला, वो क्या होगा, C7 एंड H60, यही होगा इसका। ये यहां जुड़ा हो, यहां जुड़ा हो, यहां जुड़ा हो, कहीं भी जुड़ा हो, तो ये C7H16 ही होगा, ठीक है। लेकिन इसका ये तो केमिकल फार्मूला हो गया, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला आप देख रहे हैं कि बार बार चेंज हो रहा है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला यदि चेंज हो रहा है तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों ही चेंज हो रही है। इसका मतलब 2 अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं। ये भी एक अलग कंपाउंड है, ये भी एक अलग कंपाउंड है। ये भी एक कारण है कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड, ठीक है।